हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की भर्ती पर। कल यानी कि 12 अगस्त को नाइट में इसका नोटिफिकेशन आया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है। हर एक चीज़ का जिक्र है कि परीक्षा कैसे होगी, किस मोड में होगी, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। उम्र में 3 साल की छूट दी गई तो उस पर बात करेंगे कि प्रत्येक कैटेगरी में कितने वर्ष तक के लोग या उनकी डेट ऑफ बर्थ कब तक की है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सी अधिमानी अर्हताएं हैं उस पर देखेंगे हम। और आगे मतलब एक एक पॉइंट को आज बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे। फाइनली हम जाएंगे सिलेबस पर कि क्या सिलेबस दिया। इसके बाद जीएस रेवोल्यूशन के बैच पर जाएंगे कि यहाँ बैच शुरू होगा, क्या क्या कंप्लीट कराया जाएगा, बैच फीस क्या होगी। आज हर एक चीज़ पर बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेके पूरा वीडियो देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या है। हाँ, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब जीएस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तो बंद दरोगा से हुई थी। जो स्टूडेंट नए हैं जिन्हें नहीं पता यहाँ के बारे में उनको बता दूं, वन दरोगा में जब आप जाओगे या तो कोई आपको नया भर्ती वाला स्टूडेंट मिल जाए जिसकी नई भर्ती वन दरोगा में हुई, उससे पूछो, या इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं, 40-50 वीडियो होंगे, उसमें देखो उन्होंने बताया स्टूडेंटों ने। इसके बाद उसके कट ऑफ पर पढ़े हैं स्टूडेंटों ने, डिस्कशन के पढ़े हैं। मीन्स यहाँ से 70 से 80% सिलेक्शन वन दरोगा में सिर्फ जीएस रिवॉल्यूशन से हुए थे। बीपीओ का भी यही हाल है। बीपीओ के कट ऑफ या जो गूगल फॉर्म के वीडियो हैं उसको जाके देखो आप लोग, वहाँ पर पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत सारी कोचिंगों का हमने बिजनेस खराब कर रखा है, तो उन्हीं के ही कुछ बंदे 4 6 10 होते हैं जो हर ग्रुप में होते हैं, वो नेगेटिविटी केवल फैलाते हैं क्योंकि उनका सिर्फ काम ही है, उनका तो काम खराब हो रहा है ना। बाकी आप देखोगे कि बीपीओ का जो गूगल फॉर्म भरा है उसमें देखो, उसमें आपको खुद दिख जाएगा 60 से 70% स्टूडेंटों ने भरा है कि जीएस रेवोल्यूशन से पढ़ा था, जिनके अच्छे मार्क्स हैं। 1% अगर सिलेक्शन हो जाए, 8 या 10 सिलेक्शन हो जाए लोगों की ना, तो वो सुनाते रहते हैं कोचिंग उनकी बहुत, वो यहाँ तो 100-50 की तो गिनती ही नहीं होती है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो दो बैच जो हमारे प्रीमियम बैच थे, एक था पहला बंद दरोगा, फिर था बीपीओ। थर्ड बैच जो चलेगा वो चलेगा हमारा एसआई का, यूपीएसआई का। प्रीमियम बैच का मतलब होता है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए पूरा फोकस उस बैच पर रहता है, पूरा समय दिया जाता है और इतना अल्ट्रा लेवल पर काम कराया जाता है कि इन स्टूडेंटों के साथ कोई फाइट ही नहीं कर पाता। तो जो भी नए हैं उनको बस इतना बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजें देखो, समझ में आ जाएंगी। आज का वीडियो ही देखो, वीडियो से ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भर्ती पर। 12 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। किन किन पदों के लिए भर्ती है? टोटल 4 टाइप के पद हैं। ठीक है सारे उप निरीक्षक के, कहीं किसी उसमें इसको प्लाटून कमांडर भी बोला जाता है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस के हैं ये, ठीक। दूसरे हैं प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, और उप निरीक्षक सशस्त्र बल पुरुष। इसमें केवल पुरुष के पद हैं, ध्यान रखना। इसके बाद प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष। फिर महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ये टोटल 4 टाइप के पद हैं। वेतनमान क्या है इनका? 9300 से 34,800। ग्रेड पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4200। कुछ लोग, जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग ग्रेड पे से तुलना करते हैं कुछ सुकून से। अभी मैंने बीपीओ का ग्रुप ओपन किया था कल, तो सुकून की बात कर रहे थे। ध्यान रखो, जब आप कहीं पर मेहनत करने जाते हो, सपोज करो मैं वन दरोगाओं की बात करता हूँ, बहुत सुकून है इन लोगों को, वन दरोगा है उनको काम ही नहीं है, बढ़िया शांति की लाइफ है, नेचर के करीब है, पैसा मिल रहा है, हर चीज़ है, वर्दी भी है। लेकिन ये लोग खुश नहीं है अपनी जॉब से, क्योंकि जो इनको रिस्पेक्ट चाहिए, जो सिविल दरोगा को रिस्पेक्ट मिलती है, जो पावर मिलती है, जो पब्लिक डीलिंग मिलती है, वो नहीं है इनके पास। तो बहुत से वन दरोगा ऑलरेडी बोल चुके थे कि सर इससे आगे की या तो हम रेंजर की तैयारी करें या पीसीएस की करें और एसआई की भी कई करेंगे। तो आप जो खोज रहे हो, आप केवल हवा में मत रहो या टेलीग्राम पर एडवाइस मत लो, आप थोड़ा सा रिसर्च करो। थोड़ा सा जो ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है उस पर देखो, तो वहां पर व्यक्ति को पावर चाहिए होता है, पावर, पैसा, है ना, पब्लिक पर कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं उसके काम, ये चीज चाहिए होती है। क्योंकि अगर देखो नेता लोगों को देख लो, क्या नहीं है उनके पास, घर है, गाड़ी बंगला, इतना पैसा है, कुछ नहीं, लेकिन 80-80 साल में, 85 साल में लगातार वर्क कर रहे होते हैं, लगातार बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत सारी आलोचना सहन करते हैं, बहुत सारी टेंशन लेते हैं, लेकिन कर रहे, क्योंकि वो जो पावर है ना, वो पब्लिक डीलिंग, वो इंपॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं कि ये सारे पदों का विभाजन है। अनारक्षित के लिए 1705,
ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के लिए 1143 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 890 और अनुसूचित जनजाति के लिए 82। मेन पद यही है 4242, लेकिन और भी जो बाकी हैं तीन और 135 उसमें है, इसके बाद 60 इसमें है, 106। टोटल जो पद हैं आपके वो हैं 4543, 4543। ठीक, अब आ जाते हैं ये सारे प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल, फिर महिला बटालियन। इसके बाद अगला क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर जो है पीएसी और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल। ठीक, इसमें प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल में, एसआई सशस्त्र पुलिस बल में और प्लाटून कमांडर पीएसी में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यहाँ पर महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। फिर आवेदन करने की तिथि आपकी कब से आवेदन आपका शुरू हो गया था, 12/8/2025 यानी कल से ही आवेदन शुरू हो गया था। आवेदन करने से पहले आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आप अंतिम तिथि इसकी है 11/9/2025। इसके पहले आप लोग 2-3 दिन में ही भर देना जो भी होंगे। जो शुल्क है वो समायोजन करने की तिथि भी आपकी 11/9/2025 है। ठीक है, जमा अगर आपने शुल्क जमा कर दी, ये जमा करने की है, ये समायोजन की है, वो 13/9/2025 है। अभ्यर्थी कुछ लोग लास्ट तक बैठे रहते हैं, लास्ट तक मत बैठे रहना, आवेदन 2 से 3 दिनों में कर देना आप लोग। और आवेदन करने से पहले वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। आगे देखिए, आवेदन पत्र के साथ आपके जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं जो मांगे गए, ठीक, वो आपको अपलोड करने हैं। उसके साथ में आपके जो भी रिजर्वेशन वाले हैं, है ना, रिजर्वेशन के साथ आप आवास प्रमाण पत्र भी निवास लगाओगे, वो सारे आपको अभी फॉर्म भरते टाइम ही अपलोड करने हैं। तो वो अपने पास उसकी सॉफ्ट कॉपी रखें, तभी फॉर्म भरने जाएं। आवेदन पत्र में आपको वरीयता भी देनी होगी कि कौन से पद को किस नंबर पर भरें। तो बिल्कुल जो नागरिक पुलिस के एसआई है वो सबका जाना पहचाना है, सबको पता है कैसे क्या होता है, उसी को ही अधिकांश लोग फर्स्ट भरते हैं, उसको भर के बाकी को आप अपने हिसाब से भर लेना। ठीक है, इसके बाद आवेदन शुल्क क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए ये 400 रुपये है। फिर आगे आते हैं, शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए इन पदों के लिए। तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय या कोई भी कॉलेज हो उससे, स्नातक की उपाधि धारित करनी चाहिए या उसके समकक्ष कोई उपाधि हो। आगे चलते हैं, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित, मतलब अगर आप अपियरिंग हो या आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया फाइनल, तो आप क्या होगे, उसके लिए पात्र नहीं होगे। ध्यान रखना, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए इस टाइम तक, तभी आप पात्र हो। अधिमानी अर्हता है, मतलब जिनको वरीयता दी जाती है। अगर दो लोगों के नंबर बराबर हैं तो किन लोगों को वरीयता दी जाएगी, तो अगर आपने डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको वरीयता मिलेगी। प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, उसमें अगर आपने 2 वर्ष की सेवा दी हो या एनसीसी का आपका बी प्रमाण पत्र हो तो भी आपको वरीयता मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सपोज करो ये तीनों चीजें हैं तो केवल एक ही अधिमानी अर्हता को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, आयु क्या होनी चाहिए, आयु में 3 साल की छूट दी गई है, तो देख लो आयु क्या होनी चाहिए। जो जनरल है, नॉर्मली क्या होता था 28 वर्ष की उम्र प्राप्त करनी चाहिए थी, जनरल के लिए 28 या उससे कम होनी चाहिए थी। लेकिन अब इन्होंने 3 वर्ष की छूट दे दी है, तो आगे अभी इन्होंने इसी में ही मेंशन किया है 2/7/1994, अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो आप पात्र हो, यानी 31 वर्ष की एज तक आप पात्र हो। ऐसे ही जो आपके दोनों में 1 दिन का अंतर है। ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए है ये, और प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल में, इसमें कट ऑफ डेट क्या है 1/7/1994, यानी 3 साल की छूट है तो, और यहाँ पर है 2/7/1994, 1 दिन का अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। ये है सारी छूट का फिर से डिटेल में। सामान्य श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। कब से कब तक जन्म होना चाहिए, अगर आपका 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच में जन्म हुआ है,
ये डेट भी इंक्लूडेड है, इस डेट में भी जन्म हुआ है, इसमें भी हुआ तो भी माना जाएगा, तो फिर आप इसके लिए पात्र हो। ये तो उप निरीक्षक के लिए है, बाकी अन्य तीनों के लिए क्या है, एक साथ से है। ठीक है, एक साथ से यहां तक ये जन्म है। अनुसूचित जाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट तो पहले ही रहती थी, 3 वर्ष और मिल गई है। तो इस डेट से इस डेट के बीच में जन्म होना चाहिए इनका। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्या था, पहले 5 वर्ष की छूट रहती थी, अब 3 वर्ष और मिल गई, तो ये हो गया आपका, यानी 28 + 5 + 3, तो टोटल 36 वर्ष हो गए आपके। ऐसे ही ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट रहती थी, 3 वर्ष की और मिल गई। यूपी के राज्य के जो कर्मचारी होते थे उनके लिए 5 + 3, तो ऐसे छूट है सभी लोगों के लिए। आगे चलते हैं। वैवाहिक स्थिति वही, किसी का भी विवाह अगर वैवाहिक विवाह हो चुका है तो एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल है। पत्नी अगर कोई पहले है, तलाक करके फिर अगली शादी की है, मतलब कानून के अनुसार, तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, ध्यान रखो, जब आप किसी ऐसे वर्दी वाली जॉब में जाते हो तो यहाँ पर अनुशासन, आपके खुद के जीवन में नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें होती हैं तभी वो आप पात्र होते हो। सपोज करो, इसमें अभी आगे ये भी लिखा है कि अगर आप किसी नौकरी से निकाले गए हो, कोई आप पर कार्रवाई हुई है, तो भी आप पात्र नहीं होगे। ठीक, शारीरिक स्वास्थ्यता सबको पता है, मेडिकल होता है। तो अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। ठीक, अब चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में क्या क्या देखेंगे, ऊंचाई, सीने और भार के माप के लिए बेहद शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा। नौकनी नहीं होनी चाहिए, बो लेग्स नहीं होने चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, वेरिकोन्स वेन्स नहीं होना चाहिए, दूर और निकट सिंड्रोम जो मायोपिया और हाइपर मायोपिया होता है वो नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूर्ण एवं आंशिक भी नहीं। श्रवण परीक्षण होगा, रिनेज परीक्षण होगा, बेबस परीक्षण, वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष नहीं होना चाहिए, बोलना एकदम स्पष्ट होना चाहिए, समाविष्ट, ये सब चीजें समाविष्ट की जाएंगी। इसके बाद आगे चलें, लिखित परीक्षा होगी। ठीक, लिखित परीक्षा में क्या है, 400 अंकों की परीक्षा होगी, टोटल 4 खंड में विभाजित किया, सभी खंड में 40-40 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी है जो मेंशन की है इन्होंने उसमें, कि 40-40 प्रश्न आएंगे और 100 अंक का एक होगा, यानी कि 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा और एक खंड 100 अंक का होगा। टोटल पेपर आपका 400 अंक का होगा। प्रत्येक खंड में कम से कम 35% मार्क्स लाने जरूरी है। अगर नहीं लाओगे, सपोज करो बाकी खंडों में आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन किसी एक खंड में आपने 35% मार्क्स यानी 100 में से 35 या क्वेश्चन जाओ तो 14 क्वेश्चन सही नहीं किए, तो आप बाहर हो, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो मिनिमम 35% मार्क्स हर खंड में। इसके बाद ओवरऑल कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 400 में से 200 मार्क्स अगर नहीं है आपके तो भी आप बाहर हो, ये है। तो खंड वाइज, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, 40 अंक हैं, मतलब 40 क्वेश्चन है, 100 अंक हैं। इसमें भी 40 क्वेश्चन 100 अंक, तो सब में 40-40 क्वेश्चन आने, 160 क्वेश्चन आने हैं, 400 अंक का है, 2.5 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक, इसमें क्या है कि परीक्षा प्रत्येक विषय, वही जो मैंने बताया कि 35% अंक और ओवरऑल 50% अंक। बोर्ड जो परीक्षा है वो या तो एक ही दिन में एक पाली में करा सकता है या एक से अधिक दिनों में एक से अधिक पालियों में करा सकता है, ये इन्होंने पहले ही लिख दिया है। ओएमआर के माध्यम से होगा, और ध्यान रखो इसका मतलब है ऑनलाइन परीक्षा अब नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। यह परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। परीक्षा का समय कितना होगा, 2 घंटे 120 मिनट। अभी मैं इस पर भी आऊंगा। 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 40 मैथ के हैं, 80 क्वेश्चन तो केवल ये हो गए आपके जिसमें समय भी लगता है, फिर बाकी 80 ये हैं, और टोटल आपके पास कितना है, 120 मिनट 160 क्वेश्चन करने के लिए। तो कैसे ये चीजें हो सकती हैं उस पर बात करेंगे, ये लोग क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं। फिर दूसरी डिमांड रख दी कि कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, हर खंड में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। तो इसी पर स्ट्रेटजी पर बात करेंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ये परीक्षा निकलेगी। 4 भाग होंगे, टोटल 4 सेक्शन होंगे वही प्रत्येक सब्जेक्ट के।
OMR दी जाएगी, एक प्रति आयोग चेक करने के लिए रखेगा, एक खुद के पास रखेगा, ये आपको दे देगा, जिससे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि क्या किया आपने। परीक्षा की तिथियों की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट है कि ये परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी, ठीक है। ये आपकी समझो जो पुख्ता सूत्र होते हैं वहां से है कि ये दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर के महीने में आपकी ये परीक्षा होगी। तो आपके पास यहाँ से 4.5 महीने हैं, आराम से बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हो। आगे हम इस पर बात करेंगे तैयारी पर। और एक से अधिक पालियों में हो ही सकती है। अब जब एक से अधिक पालियों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो इन्होंने वो भी लिख दिया कि जहां पर अंक शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर कुछ परिस्थितियां बनी अधिक शिफ्ट वाली तो क्या होगा, फिर सामान्यीकृत अंक होंगे, क्योंकि अधिक फॉर्म डालेंगे तो बिल्कुल एक से अधिक पालियों में हो सकती है। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र में हिंदी विषय को छोड़कर टोटल आपके 4 विषय हो गए, तो हिंदी को छोड़कर बाकी विषय के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो दोनों भाषा में रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में पढ़ लो, नीचे उसका इंग्लिश रहेगा। फिर किसी प्रश्न में क्या होगा, अगर एक से अधिक विकल्प सही माने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जिस व्यक्ति ने जो भी लगाया, कोई एक भी लगाया तो उसे अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने 2 गोले एक साथ भर दिए तो वो उसका गलत माना जाएगा। एक ही गोला भरना है, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होता है वैसे। आगे चलते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, तीनों कैटेगरी की बात हो रही है, 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए कम से कम, ठीक। दूसरे जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, एसटी के कैंडिडेट, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हो। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही है, महिलाओं के लिए नहीं। अगर महिला अभ्यर्थी, चलिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और भी परीक्षण है कि जो सीना है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के ओबीसी, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए यही है 79 और 84। जो एसटी के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कितना है, 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच, बिना फुलाए ए और फुलाने पर ए। 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, इनकी हाइट होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एसटी के जो महिला अभ्यर्थी हैं 152 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपके अनुसूचित जनजाति एसटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। और वजन, इनके लिए वजन का क्राइटेरिया रखा है कि 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। इसके बाद इनका अभिलेखों का परीक्षण होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा। शारीरिक मानक परीक्षण से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट रहता है तो वो उसी दिन, परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। तो ये गलती कोई मत करना कि वो इंतजार करे या घर भाग आए। अगर आप असंतुष्ट हो तो उसी दिन आपत्ति दर्ज करो। ये क्या करेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे, किसकी अध्यक्षता में, जो अपर पुलिस अधीक्षक उसकी अध्यक्षता में बनाएंगे, और वो नोडल अधिकारी होगा। फिर से आपकी जो भी परेशानियां उनका समाधान करेगा, पुनः परीक्षण कराएगा, ठीक। तो ये काम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में होता है ना, तो दौड़ तो होती है, दौड़ के साथ साथ आपका क्या होता है, गोला फेंक, ऊंची कूद, ये सब होता है। यहाँ पर सिर्फ दौड़ है, तो शारीरिक परीक्षण तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। मुझे लगता है 2 मंथ केवल अच्छी डाइट के साथ कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर लेगा, शारीरिक परीक्षण बहुत आसानी से निकाल लेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो जैसे ही पेपर देने गए, पेपर अच्छा चला गया ना, जिसको बिल्कुल पैदल चलना भी नहीं आता, 2 मंथ उसके लिए मोर देन एनफ है ये चीज प्राप्त करने के लिए। केवल इन्होंने क्या रखा है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। बहुत सिंपल है फिजिकल। आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा केवल वो चीजें पिक करेंगे। यहां पर बीच में कुछ पेजेज ऐसे ही है। हाँ, अब ये है आपका आरक्षण का, ये तो पता ही है कितने वर्ष छूट दी गई है, 5 वर्ष दी गई थी, तो वही इन्होंने मेंशन कर दिया कि कैटेगरी बाई 5 + 3
जिनको पहले से 5 वर्ष की छूट थी उन्हें 5 तो पहले से ही थी, 3 अलग दे दी। आरक्षण का प्रतिशत सबको पता है, क्षैतिज आरक्षण कितना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आज से 2%, भूतपूर्व सैनिक 5%, महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया है। तो ये लिखा है। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए। अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है वो शुरुआती तिथि का कोई लेना देना नहीं, कभी का बना हुआ हो, लेकिन लास्ट तिथि वो कब तक आप बनवा सकते हो, 11/9/2025 तक का। 11/9/2025 ध्यान रखिए, जब आपका आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक का ये होना चाहिए। ऐसे ही आपके अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वो कब तक का होना चाहिए, 11/9/2025 तक। शुरुआत कब का, उसके पहले का अगर 10 साल पहले का है तो वो भी माना जाएगा। ओबीसी के लिए इन्होंने तिथि दे दी है पहले की भी, कि ओबीसी का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1/4/2025 से 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए। आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी तिथि दे दी है, 1/4/2025 से 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए। राज्य के कर्मचारियों के लिए भी क्या है कि बस लास्ट तिथि दे दी, 11/9/2025 से पहले का हो। आगे आते हैं। बाकी ये सब तो आपको पता ही है, ओटीआर फॉर्म भरो, ईमेल आईडी डालो, ये तो अच्छे से फॉर्म देखो। कुछ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में तैयारी की है, एक या एग्जाम दिया है, उससे ज़्यादा नहीं दिए हैं, वो गलतियां करते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम एक्स्ट्रा आधा 1 घंटे लेके जाया करो, एक एक चीज़ को डबल ट्रिपल क्रॉस चेक किया करो। आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको सामने रखा करो, उसमें देख के जो जो चीज़ें हैं, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एक भी चीज़ों का मिस्टेक ना हो, उससे भरा करो। क्योंकि फॉर्म ही क्या होता है, अगर यहाँ मिस्टेक कर दी, आपने मेहनत कर ली और आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पदों की वरीयता का चयन करना आपको अभी पड़ेगा, तो बता ही दिया। एक है आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का, दूसरे में आपको प्लाटून कमांडर पीएसी या उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, और तीसरी वरीयता मिलेगी प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। तो अपने हिसाब से जो भी आपको चयन करना है, मेनली फर्स्ट पर लोग यही उप निरीक्षक नागरिक पुलिस रखेंगे। आवेदन शुल्क वगैरह कैसे भुगतान करनी है ये तो सबको पता ही है। आगे लास्ट में एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, और फिर हम सिलेबस पर आ जाएंगे। सिलेबस पर बात करेंगे कि क्या है सिलेबस। हम्म पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बैच देखो यहाँ पर, पहली चीज, बैच 1 सप्ताह है, 1 वीक के अंदर शुरू होगा। नेक्स्ट 3 डेज में पूरी बैच की रूपरेखा आप लोगों को पता चल जाएगी। बैच में कैसे क्या कंप्लीट कराया जाएगा वो इस पर बात करेंगे। एक है आपका सामान्य हिंदी 100 अंक का, दूसरा है मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 100 अंक का। सामान्य हिंदी के टॉपिक ये हैं सारे, और मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान थोड़ा विस्तृत है बाकी से। जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा बैच का वो यही 2 सब्जेक्ट रहेंगे, यानी 200 मार्क्स के। इनको हम इस तरीके से कराएंगे। अब हिंदी देखो, हर बैच में कोई भी बैच शुरू होता है, जैसे बंद दरोगा शुरू हुआ, उसमें किस चीज़ की, फॉरेस्ट्री और एनवायरनमेंट पर ऐसे काम हो गया कि यूपीएससी तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद दूसरा बैच शुरू हुआ आपका बीपीओ, वहाँ पर किस किस चीज़ पर काम हो गया आपका, पंचायती राज पर अल्ट्रा लेवल काम, स्कीम पर अल्ट्रा लेवल काम, कंप्यूटर पर ऐसा काम हो गया जो लोगों को हवा नहीं लगती थी, अब वो 14-15 सही करके आ रहे हैं 15 में से। और अभी तक लोगों के पास अगर यहाँ का कंटेंट ना हो तो 8-9 ना कर पाए, है ना, ये है सिस्टम। तो मंडी सचिव में काम हुआ, मंडी सचिव में इकोनॉमिक्स ऐसे मजबूत हो गई उन लोगों की कि यूपीएससी तक दिक्कत नहीं है स्टूडेंटों को। ऐसे ही अब 2 सब्जेक्ट यहाँ पर टारगेट होंगे, एक आपका मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए, सबको पता है किस लेवल पर काम होगा, एक एक टॉपिक पर। भारतीय न्याय संहिता की एक एक धारा आप लोगों को याद होगी। ऐसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिलाओं बच्चों अनुसूचित जातियों के सदस्यों संरक्षण देने संबंधी जो भी प्रावधान, SC ST एक्ट, महिलाओं के एक्ट है ना, जो भी
हर एक चीज पर, हर एक टॉपिक पर ऐसे वर्क होगा, इतनी आसान भाषा में होगा कि 1-1.5 महीने बाद आपको मौखिक ये चीजें आप बोलोगे। कोई आपके सामने, ये समझ लेना, इन 200 मार्क्स में यहाँ के स्टूडेंटों के सामने किसी को खड़े नहीं होने देंगे। कहीं से भी कितना भी धुरंधर होगा पढ़ के आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को थोड़ा भी शक है, जाओ यहाँ का थोड़ा देखो, जो फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म भरे हैं, और जो थोड़ा डीबी रिजल्ट आने दो, जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, या जो रिजल्ट आ चुके उसमें चले जाओ। जाके बोल तो रहा हूँ, खुद जाके चेक करो। कुछ मूर्खों के, धूर्तों के, जिनका धंधा यहाँ से खराब हुआ है, जो फालतू में फर्जी पढ़ा पढ़ा के लूट रहे थे, वो केवल नेगेटिविटी फैलाते स्टूडेंटों के बीच में, स्टूडेंट बन के, या उनकी उनके प्रति सिंपैथी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रियल है वहां जाके देखो, समझ में आएगा क्या है। तो हिंदी का अब पहली बार हिंदी पर जो वर्क होगा, एक एक टॉपिक पर न्यू क्लासेज आएंगी। कितना भी बड़ा धुरंधर हिंदी पढ़ा रहा हो, जब ये क्लासेज कंप्लीट होंगी तो यहाँ का स्टूडेंट किसी को खड़ा नहीं होने देगा सामने। हिंदी को मतलब अब हिंदी पर वो वर्क होगा ना, जैसे बताया कि मंडी में इकोनॉमिक्स पर वर्क हुआ, इसी लेवल का वर्क होगा कि चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी, चीज़ें आपको समझ बन जाएगी कि ये चीज़ है। यहाँ तक कि पर्यायवाची शब्द भी होता है ना, वो भी आप क्या करते हो, रटते हो। अभी यहाँ पर आपको मेथड बताएंगे कैसे पर्यायवाची शब्द निकालना है, कैसे विलोम निकालना है, क्या है ना। संधि है तो संधि को संस्कृत से ऐड ऑन करके, संस्कृत में फार्मूला जो होते हैं संधि के, गुण संधि है, आदि गुणा, एचो आयबा याबा, मतलब ऐसे बताएंगे कि आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। क्योंकि हर बैच में एक होता है ना कि मूल किस पर ध्यान देना है, तो मूल ध्यान इन 2 चीज़ों पर देना है। 200 नंबर ऐसे करा दिए जाएंगे कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन लोग करके आए। एक एक टॉपिक पर काम होगा। कभी लेखक की बात है तो लेखक, कभी पुस्तकें, कोई नहीं छूटेगा। प्लस इसके साथ में, ये तो सबको पता है, जब ग्रुप बन जाता है, कोई प्रीमियम बैच चलता है तो क्या होता है, तुरंत उसी के साथ ही एक्टिविटी शुरू हो जाती है, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, स्टूडेंट एक दूसरे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो इतना काम हो जाता है कि मौखिक याद हो जाता है लोगों को। तो बीपीओ वालों को तो ये तक याद हो गया था मनरेगा का गड्ढा कितने से कितना है ना। तो ये सारा काम एक एक टॉपिक पर होगा, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के लिए सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। और प्लस ऐसे नहीं होगा, ये काम होगा आपके जितने PYQs हैं उनका डिटेल विश्लेषण किया जाएगा, उन चीज़ों पर सब देख के फिर जो सबसे जरूरी होगा उस पर काम होगा। ठीक है, तो ये 200 नंबर पहला मुख्य फोकस हमारा रहेगा। शुरुआत के 2 से 2.5 महीने इस पर रहेगा, 2 से 2.5 महीने। जब इस पर काम हो जाएगा, इसके बाद इसी के साथ में हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि मैथ और रीजनिंग कोई भी SSC का अच्छा टीचर बैच चलाएंगे, बहुत सारे लोग चलाएंगे, तो हम लोग 2-4-5 दिन में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके जो सबसे बेस्ट होगा, आसान भाषा में तरीके से कराएगा, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के लिए फिलहाल के लिए इनको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपकी साथ में प्रैक्टिस होती रहे। इधर ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उधर मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हो, एक क्लास वहाँ से की और प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन बाद में इन 2.5 महीने के बाद हम मैथ रीजनिंग पर भी आएंगे। जैसे थोड़ा भी शक है, अभी हमने हल्का सा रिव्यू लिया था, DI की 2 क्लासेज आई हैं, केवल स्टूडेंटों से रिव्यू लिया था, पेट वालों से। वो ये बोल रहे सर बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत बड़े नाम हैं, बट उनकी 10 या 15 क्लासेज में जो समझ में आता है, आपकी एक सिंगल क्लास में DI की पूरी समझ बन गई है जो होनी चाहिए, है ना। इसके बाद फिर अल्ट्रा लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो ऐसे ही फिर हम इसके बाद आएंगे आपके मैथ पर। मैथ में हम टॉपिक उठाएंगे, जो आपका टॉपिक है, सपोज करो मैथ में आ ही जाते हैं, ये है संख्यात्मक मानसिक योग्यता, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, क्या होता है नंबर सिस्टम, उस पर पूरा बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके जो फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक हैं, जैसे काम होना होता है ना, डिविजिबिलिटी आ जाती है आगे चल के, हर एक चीज पर बात करेंगे। प्लस इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, उन क्वेश्चन को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉर्मल मेथड नहीं पूछ रहा है कोई। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिकमेंड शुरुआत में कर दूंगा कि इन 2 सब्जेक्ट के लिए आप किसी टीचर को पहले शुरुआत में ज्वाइन कर लो, वो जो प्रैक्टिस कराएगा आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये प्लस इसके साथ 80 क्वेश्चन और करने, और मिनट आपके पास 120 है, तो सपोज करो ये 80 जो मूल विधि प्लस हिंदी वाले हैं, इनमें कम से कम नहीं तो 40 से 50 मिनट तो लगेगा। अगर बहुत जल्दबाजी करोगे गलत करके आ जाओ।
इतना लगेगा तो आपके पास अगर 40 मिनिमम भी ले लो तो कितना बचा, 80 मिनट ही बचे केवल। टोटल 120 मिनट थे, 40 मिनट घटा दो, 80 मिनट बचे। 1 मिनट एक क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तो देखने में बहुत टफ लगते हैं, वो देखोगे। अगर नॉर्मल विधि से आप करने बैठोगे, आप 2 मिनट ले जाओगे, 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो ऐसे करके अगर 10 क्वेश्चन भी आपके 2.5 मिनट वाले हैं तो 25 मिनट तो आपने यहीं खो दिए केवल 10 क्वेश्चन। इसीलिए इनके लिए हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन ये काम होगा 2.5 महीने बाद, जब हमारा 200 नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, तब हम इस पर आएंगे, समय बचेगा। और इस पर आने के बाद हम एक टॉपिक उठाया, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे कैसे, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको सॉल्व करने के जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होते हैं, देखते देखते, है ना। ये सपोज करो ऐसे दे दिया रूट 21, फिर 21, फिर 21, अब नॉर्मल मेथड से जाएगा व्यक्ति, कर ही नहीं पाएगा। सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक लगाओ, आंसर उठा लो, 10 सेकंड नहीं लगते। तो ऐसे ही हर एक चीज में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जो सबसे सिंपल ट्रिक होती है जिससे डायरेक्ट निकलते हैं। तो सपोज करो एक टॉपिक है, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक वर्क करेगी, हम इस पर काम करेंगे पिन पॉइंटेड। और यही यहाँ पर आपको मांग रहा है एसएससी वाली स्पीड, देखा और आंसर याद हो। तो शुरुआत में आप लोग ज्वाइन कर लेना, पढ़ना, वहाँ से एक लेवल लेके आना, ये हम ही बताएंगे आपको डिस्कस करके कि किस टीचर के यहाँ से मैथ और रीजनिंग आप शुरुआत में पढ़ो, ठीक। इसके बाद जब हम फ्री हो जाएंगे इन दो ऊपर के दोनों से, हिंदी से और मूल विधि जीएस से, तो फिर हम इस पर भी आएंगे और इसमें भी एक लेवल ले आएंगे। उस टाइम पे आपको ये भी पता चलेगा कि जितने भी धुरंधरों के पास आप पढ़ रहे थे, लेकिन जब जो टॉपिक हमने करा दिया तो वो अलग लेवल पर होगा, तो वो काम भी यहाँ पर होगा। और फाइनली फिर हम रीजनिंग पर भी ऐसे ही आएंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला हमारा मुख्य फोकस 200 मार्क्स ही है, लेकिन हम इन पर भी आएंगे। इसके पहले आपको क्या करना होगा कि जब कोई बैच शुरू होगा यहाँ पर, अब बैच कब से शुरू होगा बता ही दिया मैंने, फीस पर आ जाते हैं। बैच की फीस हम इसको 500 से 550 के बीच में ही रखेंगे, ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, है ना। ये बैच की फीस रखी जाएगी, 2-3 दिन में बिल्कुल क्लियर कट बता दिया जाएगा कि क्या एग्जैक्ट रहेगी, लेकिन इसके बीच में ही रहेगी। तो जो मैंने बताया कि शुरुआत के 200 मार्क्स वो ऐसे करा देंगे कि जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ के स्टूडेंट के सामने समझो, सामने वाला टीचरों को नहीं ये लोग खड़े होने देंगे, स्टूडेंट तो भूल जाओ। फिर हम इन दोनों सब्जेक्ट पर भी आएंगे, इनमें जितना हमें समय मिलता है उतना काम कराया जाएगा, पिन पॉइंटेड कराया जाएगा, टारगेटेड कराया जाएगा। शुरुआत में वो टॉपिक जहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही उस तरीके से। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि साथ में ही आप एक बैच और ज्वाइन कर लो। अगर वहाँ पर सब कुछ क्लियर कट पहले से ही कराया जा रहा है तो हमारे लिए लास्ट में आसान हो जाएगा। सपोज करो अगर पहले से ही आपका सब कुछ रेडी है तो हम केवल प्रैक्टिस करा देंगे, इन दोनों में टेस्ट करा देंगे, है ना, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करा देंगे, ये सारा काम हम करा देंगे। तो बैच के बारे में हो गई बात कि क्या है, बैच आपका 1 सप्ताह के अंदर शुरू होगा। नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में बैच के बारे में पूरी डिटेल्ड एक वीडियो आ जाएगा। किस पर क्या काम होगा, बैच फीस की भी बात होगी, 500 से 550 के बीच में होगी। स्टार्ट डेट भी 1 सप्ताह में होगा। अब आपको कैसे, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करें यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन करके रख लेना, ओपन ग्रुप है, 6000 प्लस 6500 प्लस कुछ हैं उसमें मेंबर्स। इसके बाद आप प्ले स्टोर पर, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्ले स्टोर पर जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना, नाम देख लेना, एक ही जीएस रेवोल्यूशन नाम से एक ही ऐप है, आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लेना और वेट करना। सारा अपडेट एप्लीकेशन पर भी चैट में जाता है, टेलीग्राम पर भी जाता है, यूट्यूब पर भी आता है। इस तरीके से होगा। जो पेट बैच के अभ्यर्थी हैं वो पढ़ते रहें। उनका एक फुल टेस्ट करंट का हुआ था, ग्रुप कॉल मैंने डाली थी, उसमें देखो 50 से 60% सारा करंट अफेयर सिर्फ 100 क्वेश्चंस में आ गया है। स्टूडेंट बोल रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ एक टेस्ट और आपका आना है, टेस्ट के माध्यम से ही पूरा करंट आ जाएगा। ऑलरेडी करंट की क्लासेज दी हैं, जो बची हुई क्लासेज हैं वो आने वाले 7-8 दिन में आ जाएंगी। प्लस आप लोगों की प्रैक्टिस एग्जाम तक ऐसे ही चलती रहेगी, जिस चीज़ पर और काम होना है वो साथ में होता रहेगा। पढ़ते रहो। जिस भी व्यक्ति को तैयारी करनी हो, जो भी पर्सन आपका रिलेटिव हो, जानते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, आपका काम हो सकता है, आप बिल्कुल शेयर करो हर एक पर्सन के साथ, बता दो। अगर वो कहीं इधर उधर फंसने जा रहा है तो उसे रोको कि फालतू में मत फंसो। यहाँ पर सिर्फ बैच कंटेंट अलग है, यहाँ पर होना ही आपकी तैयारी
उसका सबसे बड़ा वो बन जाता है एक प्रकार प्लस पॉइंट, क्योंकि यहाँ जो माहौल बनाया जाता है, जो डेली टास्क एक्टिविटी, जो स्टूडेंट के बीच हेल्दी कंपटीशन होता है ना, जिस प्रकार से आपके अंदर अनुशासन, पढ़ने का तरीका बनाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ही केवल फॉलो करता रहे स्टूडेंट, तो वो सिलेक्शन तक पहुंच जाता है। तो आराम से आप लोग इंतज़ार करो, जिसे भी एसआई बनना है। हमने वन दरोगा से शुरू किया था, लेकिन अब हम पहुंचेंगे सिविल दरोगा। हर थाने में जीएस रिवॉल्यूशन के कम से कम एक दरोगा तो हो, मिनिमम। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।